तो धधक रहे पहाड़, ध्यान दो सरकार। पूछ रहा है उत्तराखंड की आखिरकार कब तक। फायर सीजन शुरू होते ही वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुछ नया नहीं है। इस बार भी वही हो रहा है जो होता आया है। वन विभाग को अभी तक 6 लाख से ज्यादा का नुकसान वन संपदा के चलते हो चुका है। वन विभाग का दावा यह है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्ष उन तैयारियों पर पहले ही सवाल खड़ा कर रहा है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो धधकते पहाड़ों को लेकर हर बार दावे तो होते हैं, लेकिन दावे धरातल पर उतरते क्यों नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में अभी फायर सीजन का आगाज ही हुआ है, लेकिन फरवरी महीने से अभी तक 119 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे विभागों को लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब वन विभाग की चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ गई है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाला वक्त और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में करीब 70% इलाका वन भूमि है। ऐसे में हर साल वनाग्नि की घटनाएं वन विभाग और सरकार के लिए चुनौती होती है। पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो वन विभाग के लिए पिछले 2 साल के फायर सीजन नुकसानदायक साबित हुए हैं। इस बार भी फायर सीजन में 119 घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जो पिछले 2.5 महीने के रिकॉर्ड है। लेकिन आने वाला समय इससे भी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे निपटने के लिए वन विभाग अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटा है। हमारे पूरे प्रभाग में करीब जो है 1429, पूरे उत्तराखंड में जो हमारे 41 वन प्रभाग हैं उसमें 1429 क्रू स्टेशन हैं जो हमारे जो है स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ पे टीम की तैनाती भी कर दी है क्रू मेंबर्स की। और हमारा ये है स्ट्रेटजी कि जैसे ही हमें कोई अलर्ट मिल रहा है, या तो सैटेलाइट के माध्यम से या फिर हमें ग्राउंड में भी अगर कहीं से सूचना मिल रही है किसी गांव के व्यक्ति द्वारा भी, तो वैसे ही उस पर तत्काल हम लोग जो है आग पता करके और संबंधित क्षेत्र में जाके वो टीम द्वारा जो है आग नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तक अगर हम पूरी बात करेंगे कि जो हम 1 नवंबर से देख रहे हैं, तो 1 नवंबर से अब तक जो है कल तक जो हमारा है, रोज़ हम लोग 4 बजे बुलेटिन भी जारी करते हैं। तो कल तक जो है हमारे कुल 119 घटनाएँ हुई हैं, जिसमें कि 84 घटनाएं जो हैं वो आरक्षित वन क्षेत्र में हुई हैं और 35 घटनाएं जो हैं वो सिविल और वन पंचायती क्षेत्रों में हुई हैं। और उसका अगर हम हेक्टेयर्स देखें तो टोटल हमारा जो है 182 हेक्टेयर जो है अभी तक प्रभावित हुआ है। बाकी ये है कि जैसे ही हमें कोई भी इंसिडेंट्स की जानकारी मिल रही है, अलर्ट की जानकारी मिल रही है, तो तत्काल टीमें जो हैं वो वहाँ पे जाके उस पर आग बुझाने का काम कर रही है। वन विभाग की तरफ से तैयारियों को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो सरकार और विभाग लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उन दावों की हकीकत खुद ब खुद जनता के सामने आ जाती है। देखिए, जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं लगातार घटित हो रही है, और मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नज़रअंदाज की जा रही है, उतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई है। देवी आपदा प्रबंधन तो सरकार का पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसकी वानगी तो हमने तहसील हेडक्वार्टर त्यूनी में देख ली। अब ठीक है, जांच दे दी, जांच में वो लूपा पूती करके दे देंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये थी उस दिन कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी थे वो शराब पिए हुए थे। उस गाड़ी में समुचित जो है पानी नहीं था, रीफिलिंग की व्यवस्था नहीं थी, और तो और जब रीफिलिंग के लिए 10 किलोमीटर दूर गई तो क्या नाम, डीजल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। ये देवी आपदा प्रबंधन है। सरकार कहती है कि तहसील स्तर पर हमारा देवी आपदा प्रबंधन बहुत मजबूत है, वो तो त्यूनी में दिखाई नहीं दिया। बहरहाल वन विभाग की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन हर विभाग की तरफ से यही दावा किया जाता है और हर बार लाखों करोड़ों का वन संपदा का नुकसान होता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बार वन विभाग की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो धधक रहे पहाड़, ध्यान दो सरकार। हर बार दावे, हर वक्त दावे। इतिहास के पन्नों को पलटे तो सरकार किसी की भी हो, इन दावों के इतर तस्वीर नहीं बदलती।
सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर होंगे सभी मेहमान। देवेंद्र भसीन साहब, डॉक्टर साहब बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, राजेश चमोली जी कांग्रेस के तेजतर्रार युवा चेहरों में से एक, उमा सिसोदिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भसीन साहब, ये मसला ना हर बार हर साल यूं ही सुर्खियां बनता है। हर साल सरकारें बदलती हैं, वन संपदा के नाम पर लाखों करोड़ों स्वाह हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है, यह तो सवाल है ही। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि जब हमें मालूम है कि आज दोपहर को 12 बजे या 12:10 पर यह घटना घटनी है, तय है कि 12:10 पर यह घटना घटेगी। मालूम है 12:11 नहीं होंगे, 10:09 हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उस घटना को हम टाल नहीं पाते। ये किसकी कामयाबी नाकामयाबी है सर? जी, पहली बात तो ये है कि गर्मी बढ़ने के साथ वनों में आग लगना अपने आप में एक पुरानी एक दिक्कत हम सबके सामने है। कोई सरकार रही हो, ये दिक्कत हमेशा आती रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए तैयारी क्या और क्या क्या हमने जो है प्रबंध किए हैं। जहाँ तक वन विभाग का वर्तमान में स्थिति का सवाल है, तो जितनी तैयारी हो सकती है उन्होंने की है और उससे कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। जैसे कि अभी बताया गया कि 119 स्थानों पर जो है इस बार अब तक आग लगी है, और अगर अब पिछले वर्ष का इसका आंकड़े का तुलना करेंगे तो ये संख्या करीब 200 से ऊपर थी। तो कुछ कुल मिलाकर के थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर आग लगने की सूचना पहले ग्रामीणों के माध्यम से, जनता के माध्यम से या विभागीय कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मिलती थी, वहीं अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है और सैटेलाइट के माध्यम से कहीं अग्नि कांड हो रहा है उसकी भी सूचना मिलती है और उस पर जो वन विभाग अपनी आगे कार्रवाई करता है। यानी सर आप मुझसे ये कह रहे हैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ये नीति नहीं, का हिस्सा है, इसको अपना लो? नहीं, वो नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको शून्य करना, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वनों की आग का अध्ययन करेंगे तिलक जी, तो बड़े बड़े देशों जो बहुत विकसित हैं वो हमने देखा हफ्तों आग लगी रही, क्योंकि प्राकृतिक आपदा अपने आप में टेम्परेचर बढ़ता है और उसके साथ जब पेड़ टकराते हैं एक स्वाभाविक तौर पर अग्नि पैदा होती है। इसीलिए वनों के अंदर फायर लाइन बनाई जाती है कि न्यूनतम करने के लिए अगर एक हिस्से में आग लग भी गई है आगे ना फैले तो फायर लाइन पे उसको रोक लिया जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आग तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपदा को रोक सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपदा आने के बाद हमारी क्या तैयारी, ये महत्वपूर्ण है और हर साल ये दावे किए जाते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि इस बार जो तैयारी हो आपके सामने है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा कि आमतौर पर शिकायत ये रहा करती थी कि जो हमारी ग्रामीण पंचायतें हैं, जो वनों के आसपास जो गांव हैं उनकी पंचायतें हैं, उनको हम अपने सिस्टम के संग नहीं जोड़ते जी। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार की स्थिति ये है कि जितनी इस प्रकार की पंचायतें हैं उनके साथ तालमेल है, उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाया गया है और राशि रिलीज कर दी गई है, तो दे भी दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो आधारभूत तैयारियां होनी चाहिए वो विभाग के द्वारा की जा रही है, फिर भी अग्निकांड होते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। चमोली जी, आपको लगता है कि सरकार गंभीर है इस विषय पर, जो दावा भसीन साहब कर रहे हैं? नहीं चले भाई, देखिए सरकार इसलिए गंभीर नहीं है कि पिछले 6 साल हो गए और ऐसा नहीं, जैसे आपने भी कहा कि अभी 119 मामले अभी लेटेस्ट फरवरी के माह से हैं और पिछले साल मैं दिखाऊं तो 1200 मामले थे, उससे पहले 1100 मामले थे, लगातार बढ़ ही रहे हैं। और इस साल तो और इसलिए सरकार को और तमाम लोगों को, बुद्धिजीवी हो चाहे उत्तराखंड के जितने भी सामाजिक लोग हैं, सबको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बारिश का कम होना और निश्चित रूप से अब गर्मियों में ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो मेरा मानना है सरकार को, देखिए मैं कंडेम तो करूंगा लेकिन चाहता हूँ सुझाव भी आपके चैनल के माध्यम से दूं कि हम लोग सबसे पहले उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड जो हमारे 3653 की नियुक्ति होनी थी, लेकिन राज्य में सिर्फ 1281 पदों पर अभी तक नियुक्ति हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसकी आवश्यकता है सरकार त्वरित रूप से फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त करे। तिलक भाई, पहले टाइम पे आग पत्रोल होते थे गांव में, और जो गांव में पत्रोल होता था वो आग बुझाने का काम भी करता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वर्तमान स्थिति में आग पत्रोल किसी भी जिले में और किसी भी गांव में फिलहाल अभी नियुक्त सरकार ने नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि अगर आग पत्रोल अगर रखे जाए
तो निश्चित रूप से ये समस्या जो छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्या हो जाती है, तो उससे निजात हम पा सकते हैं। तीसरा सबसे बढ़िया है कि उत्तराखंड में 15 से 16% चीड़ के पेड़ है, पिरुल, और जो बहुत जल्दी मतलब आग पकड़ लेता है। हल्की सी भी आग कहीं पे अगर छूटती है, मानवीय भूल होती है, कई बार कई लोग। आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है? नहीं, रिजल्ट आपके सामने है। अगर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 1100 मामले 2021 के थे, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2017 में हाई कोर्ट ने वन विभाग को हाई कोर्ट ने एक वन विभाग के लिए और एनजीटी के माध्यम से एक आदेश जारी किया था कि उत्तराखंड में जितनी भी जो आग बुझाने के काम ये सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार पल्ला झाड़ देती है। 30 करोड़ खर्च कर दिए, 60 करोड़ खर्च कर दिए, 80 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन कहाँ खर्च किए धरातल पे कुछ दिखे तो मैं आपको विश्वास ऐसा ही है बसीम साहब, दिलाऊंगा। आ रहा हूं उमा जी इसके बाद आपके पास। ऐसा ही है जो बात चमुंडी करें? नहीं, सरकार की सच्चाई है। आपने 2021 में कहा कि हम 8000 फायर वॉचर नियुक्त करेंगे, क्या नियुक्त हुए? सरकार बता दे कि हमने 2021 में वादा किया था जवाब दीजिए। फायर वॉचर चाहिए। 1313 क्रूज स्टेशन है। देखिए, पहली बात जो चमोली जी ने कही है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, तो मैंने भी आपसे कहा कि जो पंचायतें हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है, उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जा चुकी है, बढ़ा के दी गई है। पहली बात यानी कि जनता का जो सहभागिता है उसको हमने सुनिश्चित किया है। पहले ऐसी प्रकार की शिकायतें आती थी। चमोली जी हमारे कार्यकाल का तो आंकड़ा दे रहे हैं, कृपया अपने कार्यकाल पर भी आ जाइए और आपका दावा करेंगे चमोली जी कि कांग्रेस काल में ऐसा आग नहीं लगती थी। आपके यहाँ बहुत आग मैंने ये कह रहा हूँ ना, कहा, लेकिन मैं लगातार बढ़ रही है सरकार। मैं ये कह रहा हूँ ना, सरकार मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब ये कहते हैं ना, जब आप मैं आपको याद दिलाऊंगा 2016 में माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, और माननीय हरीश रावत जी ने एक सुझाव दिया था कि जहाँ भी घने जंगल है, जहाँ भी ये समस्याएं ज्यादा होती है, अगर उत्तराखंड में उन जगहों पे हेलीकॉप्टर के मार्फत भी अगर आग बुझाई जाए तो सरकार कर सकती है। ये सुझाव है, लेकिन सरकार ने नहीं बता दिया हेलीकॉप्टर से आप आग बुझाने का काम किया है। नहीं सर, बात तो सुनिए ना, सुझाव है, आप सुझाव नहीं है, आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, कृपया आपकी जानकारी में जोड़ दूं, आपकी जानकारी में जोड़ूंगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब आग बढ़ गई थी उस समय राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर भी चल रहे थे और केंद्र में अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर भेजे थे, उनके द्वारा बिल्कुल बाकायदा जो किया गया था उत्तराखंड के अंदर हुआ था। अगर आपको चीज पता नहीं है, मैं केवल आपको संज्ञान में ला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम हो रहा है उसको स्वीकार करिए। और ये कहना कि मैंने आपको ये बोला, मैंने कहा ये तो मैं कह रहा हूँ जो काम हो रहा है और सरकार जो है एक मिनट बसीम साहब, एक मिनट। उमा जी, क्या वाकई में सरकार की गंभीरता सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ी हो जाती है कि इस बार भी ये घटनाएं सामने आ रही है? और इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हर साल यही कमोवेश स्थिति होती है और दावे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, फायर सीजन आने वाला है, ये सबको मालूम है, लेकिन होता क्या है? देखिए, दावानल हमेशा से होते आए हैं, पुराने जमाने से होते आए हैं। बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर विचार करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ यहाँ डिबेट में है। हमें उस पर विचार करना है कि इन आग को रोका कैसे जाए। अभी भसीम जी ने बोला कि दूसरे कंट्रीज में भी आग लगती है, विदेशों में भी आग लगती है, वहाँ पे बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि वो आर्टिफिशियल बारिश भी करवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, पूरे 15 दिन तक उन्होंने बारिश करवाई, पूरे 15 दिन तक। कैलिफोर्निया में आग लगती है, लगातार वो लोग वहाँ पर बारिश करवाते हैं। और हमारे, मुझे लगता है शायद भसीम जी ने तो इस टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि जिसमें आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ चुकी है, इनको पता भी नहीं होगा। आप 2 करोड़ रुपए आप G15 के सम्मेलन में आपको खर्च कर देते हैं और त्यूनी में जब 4 बच्चियां जिंदा जल रही होती है तो आपकी जो फायर ब्रिगेड होती है उसके अंदर मोटर भी नहीं होती कि वो नीचे नदी से पानी खींच सके, और पानी लाने में 1.5 घंटा लग जाता है। वो दूर से इतनी दूर जगह से वो पानी लेकर आती है आपकी टूटी फूटी फायर ब्रिगेड, क्योंकि उसके पास मोटर नहीं थी कि वो 250 मीटर नीचे जो नदी है उससे वो पानी खींच सके। ये हालात आज हमारे उत्तराखंड सरकार के हैं। आपके पास दिखाने के लिए बहुत है। आप कहते हैं कि ये जो 66 लोग आए थे जिनके ऊपर आपने 1 अरब रुपया फूंक दिया, वो पूरे वर्ल्ड में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। क्या वो ये बताएंगे कि हमारे पास 4 बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास एक मोटर तक नहीं थी, फायर ब्रिगेड तक नहीं थी? जहाँ इंसान जिंदा जल जाते हैं उनको बचाने के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ जंगलों की आग को बुझाने के लिए तो सिर्फ मैं समझती हूँ लीकअप होती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कही है उमा जी, जवाब दीजिए वसीम साहब।
और आपके कोई पास तो सरकार फायर को ब्रिगेड पे नहीं पानी करता। तक नहीं होता, वो कह रहे हैं आग तो बाद में बुझाओगे, पहले तो घरों में लगी आग को बुझा लो। आपके पास समझ नहीं है। एक मिनट। बैठे हुए खुद बशीर जी बहुत प्रखंड हमारे गुरु जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, बात यह है कि प्रायोरिटीज नहीं है। आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो सही तरीके से प्रायोरिटी नहीं है। जहाँ पर थोड़ा पैसा बचाकर उस बजट को कहीं दूसरी जगह खर्च किया जा सकता था, वो प्रायोरिटीज नहीं है। ठीक। सरकार के दिखावे पे ज्यादा भरोसा करती है, चमोली ये चीज जी। दिखाना कि हम लोग देखिए कितनी मैं एक मिनट वसीम साहब आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट मेरे जहन में एक सवाल आ गया। एक सेकंड चमोली जी, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब वन मंत्री कौन था? एक मिनट तब वन मंत्री कौन था? आप बेहतर जानते हैं भाई। नहीं चमोली भाई, हर बात मेरे ऊपर टॉपिक ट्रांसफर कर देते हो आप। नहीं आपने अगर पूछा तो निश्चित है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कौन था। नहीं बता दो, तो कोई ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, बता दोगे नाम तो दिक्कत नहीं, नहीं। शर्म वाली क्या बात है, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ घर से सरकार कहो। का दायित्व है। और हमने हमारी नहीं, सरकार घर से में कहो, हरीश कौन रावत थे? जी ने कौन थे वन हरीश मंत्री? रावत जी ने स्वयं एक आइडिया दिया था, सरकार इंप्लीमेंट करे। सर मैं कह रहा हूं कि हरीश रावत जी को तो इंप्लीमेंट, वो तो जब खुद सत्ता में तो कहो तो इंप्लीमेंट करने, इंप्लीमेंट तो उस वक्त उनको खुद आदेश देने थे ना कि भाई ये करो। मैं पूछ रहा हूं वन मंत्री कौन था उस वक्त? 2 साल के कार्यकाल में हरीश रावत जी ने जितने कार्य किए, मैं अगर बीजेपी अगर 20 साल भी राज कर किया हो कहीं तो कहीं बता दे कि दादा कई काम किए। चमोली जी, वो आज जनता को उत्तराखंड तय में करने दीजिए ना, जनता को अच्छा लगता तो जनता दोबारा मौका देती ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वन मंत्री कौन था उस वक्त? ये मत बोलिए तिलक भाई, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति का अपना तरीका है, बीजेपी ने धर्म की राजनीति को ज्यादा महत्व दिया है। राजनीति को अब मैं चमोली भाई, मैं यहाँ बैठकर अभी जनादेश को गाली तो नहीं दे सकता है ना, वो आपका विवेक। आप तो हाँ, जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने बरगला दिया, जनता को ये कर दिया, जनता इसलिए बीजेपी को वोट देगी बस। जनता को भगाया जाता है तिलक भाई। हाँ, तो जनता को बेवकूफ आप समझिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है जनता बेवकूफ है, किसी के बहकावे में आ जाती है? बीजेपी को क्यों मैंडेट किया? तो जनता ने सर मैं अभी जनादेश, आप आपको बहुत बुरा लगा, जनादेश का अपमान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता यहाँ से बैठ। नहीं तिलक भाई, मैंने जनादेश का कहाँ अपमान किया? मैं तो अभी तो आप कह रहे हैं कि जनता को बरगला दिया। भाई राजनीति को बरगलाने भी तो होता है, राजनीति बीजेपी बरगलाने का काम ठीक है, तो आप अगर धरातल पे एक काम बता दे बीजेपी राज्य 10 साल में। ओके वसीम साहब अब जवाब देंगे, लेकिन बताया नहीं मुझे चमोली जी ने। चमोली जी जान गए थे कि मसला कुछ और है, कि कौन वन मंत्री कैसा थे। है कि जिनको अपने वन मंत्री का पता नहीं है तो सरकार ने क्या किया? नहीं वसीम साहब, ये तो आप गलत कह रहे हैं। आप ये बताइए, आप वो वन मंत्री, अगर आप वन मंत्री की बात है, आपने तो उनको सजा के ले गए थे। आप ये मत बोलिए। आप अगर मुझे बोलना कहेंगे कि वन मंत्री का नाम नहीं पता, तो आपको सर उनको हृदय में बिठा के आपको बहुत अच्छा मंत्रालय दिया। ये मत कहिए, मुझे जानकारी है वन मंत्री की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता के लिए विरासत पे आप काम करें। सिर्फ ये मत बोलिए कि टॉपिक मत बोलिए। मैंने क्या कहा, आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कराइए। अगर आपने गार्ड की नौकरी नहीं चाहती है सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तिलक भाई आपको याद होगा 2018 में उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को, नौकरी को बेचने वाला लेना चाहता बीजेपी का नेता था, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आपको शर्म है भैया? आप फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी हम आपसे कह रहे हैं। अभी उमर जी ने कहा कि कृत्रिम बारिश भाई हर जो बात खत्म हो चुकी है, जो बात होती है, लेकिन आप दुनिया में है, दुनिया में है। अगर लेकिन जनता ने झूठे वादों पे आपको दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है। एक मिनट चमोली भाई, विषय समाधान, एक मिनट। कृत्रिम बारिश की दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है। इजराइल ने बारिश कराई है, आपके पास तो ऐसे मंत्री हैं जो बारिश को एकदम कभी बर्बाद कर रहे हैं, उन मंत्री का प्रयोग कर लीजिए। तिलक भाई एक मिनट रुकेंगे आप सर बहस गलत दिशा में जा रही है, बहस गलत। ना एक मिनट चमोली भाई, अब फिर डोपलर रडार की भी बात करूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? एक मिनट रुक जाओ। क्या दिला रहा हूँ बसीर जी को कि इनके आपके मंत्रालय में धन सिंह रावत जी ऐसे मंत्री हैं जो इधर बारिश इधर उधर खसका सकते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको छोड़िए ना, मैंने कहा रावत जी का आप बयान है, उत्तराखंड जानता है, आपके माध्यम से मैं दे रहा हूँ पार्टी प्रयोग नहीं करना चाहते। अब ऑडियो नीचे आप मत बोलना कि म्यूट कर दिया, मेरे साथ मत करना चमोली भाई। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं उमा जी कि देखिए, मैंने चमोली जी से क्यों पूछा कि आपके वक्त वन मंत्री कौन था? मसला यही है, मसला यहीं पर ही छिपा है। मसला राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी जुड़ा है। जानते हैं क्यों? उत्तराखंड में हर विधायक को मुख्यमंत्री बनना है,
हर विधायक को मुख्यमंत्री बनना है। जिसको बोलो भैया हाँ मैं मुख्यमंत्री का दावेदार, बोले ये ना मैं मुख्यमंत्री का दावेदार। 22 सालों में किसी के पास ऐसा फॉर्मूला नहीं आया कि भाई ये आग लगती है, हर साल लगती है, इस पे कैसे रोका जाए और इस बार क्या समाधान है, किसी के पास नहीं है। और ये सारे जितने वन मंत्रियों को मैं जिक्र कर रहा हूं, उठा के देखिए, सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। मैं उनियाल जी की काबिलियत पर संदेह नहीं उठा रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत काबिल व्यक्ति हैं। काबिल व्यक्ति ना होते तो बोगड़ा जी की सरकार कौन चला रहा था? वही तो चला रहे थे उस वक्त, है ना चमोली भाई? मुझसे क्यों बुलवाते हो आप लोग? फिर दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। तो ये विषय यही है कि भाई आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है उस दिशा में काम करने के लिए या फिर नहीं। यही गलत तो नहीं कहा मैंने उमा जी? बिल्कुल तिलक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सारी ही चीज जो है इच्छा शक्ति से होती है। जब सरकार की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार करने की है तो वहाँ पे कर रही है। जब सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो यूपी और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मेन दोषियों को बचाने की है तो वो दिखाई दे रही है। आग वाले विषय पर आए, जंगल पे में 1 अरब रुपए खर्च करने की है तो आपने कहाँ फूके हैं? आप जनता उसको आरटीआई में भी नहीं मांग सकती है। उमा जी आपके पास दुख होता है इस बात का कि आप उस पैसे को हमारी फायर ब्रिगेड खरीदने में लगा सकते थे, हेलीकॉप्टर खरीदने में लगा सकते थे और टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा सकते थे जो वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के पास है। आप ये बताइए कि जब चाइना में बीजिंग में जब मैं अपने साउंड के सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा प्लीज वसीम साहब का ऑडियो उठाइए। बहुत बारिश होती है, मैं हैरान हूँ टेक्नोलॉजी पढ़ के, लेकिन बढ़िया टेक्नोलॉजी की बारिश नहीं होने दी और जब चाहे वो बारिश करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास पैसे नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ आपकी जानकारी में केवल नहीं है। तो बताता हूँ आपसे, आप अध्ययन कर लीजिए, आप इजराइल और चाइना का अध्ययन कर लीजिए, आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल जाएगी। कृपया करके इसकी जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि भारत मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों का तो अपमान नहीं कर सकते। नहीं अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत आगे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक और आगे हैं। आपके वैज्ञानिक अरविंद केजरीवाल जी सबसे महान है, जिन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो रोके हुए हैं। नहीं, पहली बात तो ये कह रहा हूँ मैं, हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे है, लेकिन आपकी जो आम आदमी पार्टी है इससे बहुत बड़े वैज्ञानिक है। सबसे बड़े वैज्ञानिक तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो उन्होंने काम करते हैं। आप ये बहुत बड़े जेल में रहते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारी जांच को सही ठहराता है। आप कभी उसकी आलोचना करते हैं, आप तो एक ही कौन है, आप पे मान लीजिएगा, आप तो केवल एक ही कौन है। उमा जी समाधान क्या है? समाधान की तरफ बढ़े। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं हमारे यहाँ। उमा जी एक ही बात बोल रहे हैं आप, राजनीतिक आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया आप सबको मैंने। आप बताइए समाधान क्या है? समाधान क्या उमा जी? देखिए समाधान ये है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहे तो पैसा बीच में नहीं आता है। कहीं ना कहीं से सरकार जो है अपने वही आरोप कम करके पैसा। दिक्कत यही है आम आदमी पार्टी के साथ कि आप आरोप लगाते हो, समाधान नहीं बताते हो। मैं समाधान ही तो बता रही हूँ, सबके पास कुछ मैं बिल्कुल समाधान बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप यो टेक्नोलॉजी अगर आप हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए तो शोध के लिए पैसा दीजिए। आप विदेशों से उस टेक्नोलॉजी। अब देखिए उमा जी आप लोगों को फिर बुरा लगता है, मैं बोलता हूँ 10 मिनट पर आग लगती है तो हमें पहले से पता होना चाहिए। आप दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हर साल दावा करते हैं, होनी चाहिए। तो ये कृत्रिम बारिश वहां क्यों नहीं करवाते हो? है तो वहां भी तो करवानी चाहिए ना। दिल्ली और पूरा एनसीआर जो है वो गैस चैम्बर बन जाता है। ये फॉर्मूले वहां नहीं याद आते आप लोगों को, लेकिन उत्तराखंड में सारे फॉर्मूले याद आ जाते हैं आपको। जी देखिए भाई साहब, मोदी जी अगर पूरे वर्ल्ड में एक, अभी मैंने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था कि मोदी जी को वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लीडर का अवार्ड मिला है, ऑनलाइन अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तानियों ने बिल्कुल उनको अवार्ड दिया, मतलब उनको ऑनलाइन अवार्ड किया होगा। किसको कहाँ क्या अवार्ड मिलता है मेरी दिलचस्पी अभी उसमें नहीं है। दिया होगा वो आज एक महाशय जेल में है, उनको भी अवार्ड मिला था शिक्षा के स्तर पर, है ना? शिक्षा के स्तर पर उनको भी अवार्ड मिला था, वो अफसर जेल में है। पूरे इंडिया के लिए। एक मिनट, चमोली भाई मुस्कुरा रहे। चमोली भाई समाधान क्या, जल्दी से ये बताओ, क्योंकि आपकी जेब में तो समाधान पड़े होते हैं। या फिर ये बोलो कि हरीश रावत जी को ले आओ और वन मंत्री बना दो। अभी तिलक भाई शुरू में कहा था कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की आवश्यकता है, या समझने की आवश्यकता है। जब हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड नहीं आएंगी
3653 पद हैं जिनमें 1281 लोग काम कर रहे हैं। बाकी पदों को आप भरीजिए, निष्पक्ष रूप से भरीजिए, बिना घोटाले के भरिए। दूसरा, मैंने कहा आग पत्रोल गांव में नियुक्त करने की आवश्यकता है। राज्यों में आप छोटी छोटी गोष्ठियां कराइए, स्कूलों में, विद्यालयों में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो पिरूल, मैंने जो कहा कि चीड़ के पेड़ों का निस्तारण करना बहुत आवश्यक है। इस राज्य में अगर चीड़ के पेड़ अगर कम किए जाए, पिरूल की मात्रा कम की जाए, तो निश्चित रूप से हम वन अग्नि का जो लगातार आग बढ़ती है उससे भी बचा जा सकता है। मैं अपने भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अंग्रेजों ने चीड़ के वन लगाए थे, हमारे जो नेटिव वन थे वहाँ पर उनको काट कर चीड़ इसलिए लगाया गया उच्चतम न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है। आप दोनों को उच्चतम न्यायालय का आदेश पता है? अपने जो अगर आपको उच्चतम न्यायालय का आदेश पता है ना? आप समाधान क्या दे रहे हैं हमें? अजीब हास्यास्पद स्थिति है। उच्चतम न्यायालय का आदेश पता है ना दोनों को? कृपया करके उच्चतम न्यायालय के जो वनों के बारे में आदेश है उसका अध्ययन करिए। क्या पेड़ कट सकता है और कहाँ कट सकता है? पूरी बसीन साहब जो बात कर रहे हैं, अभी किताबी बातों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बात समाधान की तो चलते चलते एक बात जरूर बोलूंगा बसीन साहब, जब तक सामूहिक जिम्मेदारी मतलब ये कि इसी उत्तराखंड ने दुनिया को एक नजीर पेश की थी, चिपको आंदोलन, है ना? तो ये उदाहरण तो सामूहिक जिम्मेदारी का भी है। जब तक आप गांव के व्यक्ति को इस अभियान में जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये जंगल में आग धधकती रहेगी। सही बात है। चाहे वो तिवारी जी का शासनकाल हो या खंडूरी जी का या धामी जी का या हरीश रावत जी का या बहुगुणा जी का, कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, हमने किया इस बार नहीं, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी जब तय कर दोगे और अधिकारियों को कहोगे कि फायर ब्रिगेड में है, ऐसा ना हो कि सब मसला वो वाला हो जाए फिर, है ना? तो वो जवाबदेही जिम्मेदारी, जब तक 2-4 विकेट गिरेंगे अपने आप सब समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चमोनी जी आपका भी, बसीन साहब आपका भी, और उमा जी आपका भी। तो धधक रहे पहाड़, ध्यान दो सरकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।